Hello students, second year pre-engineering students. चैप्टर 3 के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है। तमाम स्टूडेंट तक मेरी वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। तमाम स्टूडेंट तक मेरी वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। शाहजेब कहते हैं कि सर क्वेश्चन रिक्वेस्ट है कि 2.4 के क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन का सलूशन दिखा दें। अभी मेरे पास सलूशन मौजूद नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना मैसेज। मैं आपको व्हाट्सएप पर आपके नंबर पर पिक्चर्स भेज दूंगा तमाम सलूशन की परेशान। क्वेश्चन नंबर 18 आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही है। एक्सरसाइज 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल का टॉपिक हमने स्टार्ट किया है और लास्ट वीक में 3 क्लासेस हमारी हो नहीं सकी। एक तो हैवी रेन की वजह से और फिर मुहर्रम की छुट्टी भी आ गई, उसमें मुहर्रम हराम की छुट्टी आ गई जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो सकी। उससे पिछली क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 3.2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल के टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसी एक्सरसाइज 3.2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल के टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारे पास आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। The area of a triangle is 8 square units. क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिक्र आ चुका है। इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लाजमी तौर पर अप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिक्र आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट का जिक्र आ जाए, मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस का बात आ जाए, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्लोप की बात आ जाए, स्लोप का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहां पर रेशो की बात आ जाए वहां रेशो का फार्मूला अप्लाई किया
जाएगा, जहाँ सेंट्रॉइड की बात आ जाए वहां सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिक्र किया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जिक्र करने का मतलब यह है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लाजमी तौर पर अप्लाई किया जाए। आगे कहता है टू ऑफ वर्टिसेस आर दी पॉइंट्स। हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके जो दो वर्टिसेस हैं उसमें एक ए है और एक बी। दो वर्टिसेस हमें दिए गए हैं, एक ए और एक बी हमें दिया गया। यानी हमारे पास जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में दो वर्टेक्स हैं, एक ए है और एक वर्टेक्स बी है। थर्ड वर्टेक्स सी, जब उसने कहा कि थर्ड वर्टेक्स सी भी है तो इसका मतलब यह है कि हमें जो ट्राइंगल दी जा रही है उस ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स। पहला वर्टेक्स ए है जो कि 1, -2 है। सेकंड वर्टेक्स बेटे बी है जो कि 2, 3 है। और एक थर्ड वर्टेक्स सी है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। कह रहे थे जो थर्ड वर्टेक्स सी है लाइज ऑन द लाइन। लाइज ऑन द लाइन का मतलब यह है कि उस थर्ड वर्टेक्स सी से एक लाइन गुजर रही है। थर्ड वर्टेक्स सी से बेटे क्या गुजर रही है? एक लाइन गुजर रही है। फाइंड, मालूम करें। क्या मालूम करना है? कोऑर्डिनेट्स। हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। और जब भी हमें एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना हो तो याद रखें दो इक्वेशन का होना जरूरी है। एक को हम इक्वेशन अल्फा कह दें और एक को हम इक्वेशन बीटा कह दें, और फिर उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर हम दो आंसर मालूम कर लें, एक एक्स का और एक वाई का। तो थर्ड वर्टेक्स सी लाइज ऑन द लाइन। थर्ड वर्टेक्स सी से एक लाइन गुजर रही है। तो ये इस लाइन की इक्वेशन है। कोऑर्डिनेट्स जो हमें मालूम करने हैं वो वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने। ये जो थर्ड वर्टेक्स सी है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना। फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट। कहा गया एक ट्राइंगल है जिसका एरिया 8 स्क्वायर यूनिट। टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर द पॉइंट। उस ट्राइंगल के दो वर्टिसेस में एक ए है और एक बी। एंड द थर्ड वर्टेक्स सी लाइज ऑन द लाइन। जो थर्ड वर्टेक्स सी है उससे एक लाइन गुजर रही है। आगे क्वेश्चन क्या है जी? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? एक्स और वाई हमें मालूम करना है। भाई किसका एक्स और वाई मालूम करना है? थर्ड वर्टेक्स सी, जो वर्टेक्स सी है इसके अंदर जो एक्स और वाई है वो हमें मालूम करना है। तो बात यहां पर ये समझाई जा रही थी कि अगर आपको एक्स और वाई मालूम करना है तो आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए ताकि आप उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सके। ठीक है जी। तो एक इक्वेशन तो हमें क्वेश्चन के अंदर पहले से दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ एक इक्वेशन और बनानी है ताकि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर हम एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें। आई होप कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम इस
ले जी, यहाँ पे बिलाल कहते हैं कि सर 1 मिनट के लिए रुक जाए। लीजिए 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं मैं आपको। बिलाल बेटे आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में भाई ये इक्वेशन लाइन को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात मैं पहले भी शायद एक दफा बता चुका हूं कि तमाम इक्वेशंस जिनमें x और y पे हाईएस्ट पावर 1 हो उन्हें हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। ताहिर बेटे बात समझ में आ रही? भाई जो लाइन की इक्वेशंस होती हैं वो जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं बेटे वो लाइन की इक्वेशंस होती है। इसी वजह से हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा हूं अब मैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे जो सोल्यूशन हमें इसका सामने नजर आएगा, सोल्यूशन में सबसे पहला काम वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं हमें। लेट a 1 -2 x1 y1, second point b 2 3 x2 y2, third point c x y x3 y3, ये हमारे पास। और फिर डेल्टा ए स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर यूनिट जो कि हमें गिवन है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू हाफ अंडर द डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। नेक्स्ट स्लाइड में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे और उसके अंदर अपनी इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में खिजर ने कहा कि सर 1 मिनट के लिए रुक जाए। 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूं मैं। तेजी के साथ खिजर बेटे नोट कर लें ताकि आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखकर वैल्यूज को पुट करना है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखकर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट area of triangle का फार्मूला डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। डेल्टा की जगह पर हमने 8 को लिखना है बेटे। फिर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया मैंने। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16। 1 को लिखकर 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया। नेगेटिव साइन फार्मूले का लगाएंगे। टर्म का नेगेटिव ब्रैकेट में लिखा। 2 के कॉलम और रो को छोड़ दिया तो 2 1 x1 आ गया। पॉजिटिव साइन खुद लगा के 1 को लिखेंगे। 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया 2 3 xy आपके पास। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा। 2 1 जा 2 x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x। 2y माइनस 3x ये आपके पास। यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस y, ये बन जाएगा 4 माइनस 2x, ये बन जाएगा 2y माइनस 3x बन जाएगा। ये आ गया आपके पास। माइनस 3x और माइनस 2x माइनस 5x। 2y में से y को निकाल देंगे y आ जाएगा। 4 में 3 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। और प्लस का 16 माइनस के 16 में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो -5x प्लस वाई प्लस 7 -16, माइनस का 5x प्लस का y ऐसी रहेगा, 16 में से 7 को माइनस कर दिया जाए तो माइनस का 9 आपके पास आ जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में ये जो आखिर के 2 से 3 स्टेप्स हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको अगेन मिल जाएंगे, दोबारा से मिल जाएंगे। लास्ट के 3 स्टेप्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा से मिल जाएंगे। ये हमारे बस के लास्ट के 2 स्टेप्स हमें दोबारा से नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम 16 में से 7 को निकाल दें तो -9 हमारे पास है। माइनस का 5x राइट साइड पे ले जाए तो प्लस का 5x, प्लस का y राइट साइड पे ले जाए तो माइनस का y, और माइनस का 9 राइट साइड पे अगर चला जाए तो प्लस का 9 बन जाएगा और इसे हम इक्वेशन अल्फा का नाम दे देंगे, यानी 5x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये हमारी इक्वेशन अल्फा बन गई। यानी हमने यहाँ पर जब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया तो उससे हमें एक इक्वेशन मिल गई, जिस इक्वेशन को हमने इक्वेशन अल्फा का नाम दे दिया। इक्वेशन अल्फा 5x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन में जब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें हमें एक इक्वेशन क्वेश्चन में पहले से गिवन दी गई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन बीटा। अब इन 2 इक्वेशंस को अल्फा और बीटा को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर हम 2 आंसर मालूम करेंगे, एक x का और एक y का। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन अल्फा को देखें तो इक्वेशन अल्फा में x के साथ 5 है और इक्वेशन बीटा में x के साथ 2 है, यानी कि दोनों डिफरेंट है। y के कोफिशिएंट 1 है, नीचे भी y का कोफिशिएंट 1 है, यानी यहाँ पर x कैंसिल नहीं हो सकता, y कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों y के कोफिशिएंट सेम है। बट एक y नेगेटिव साइन के साथ है और एक y पॉजिटिव साइन के साथ। फर्स्ट ईयर मैथ में चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.8 में हम इस बात को समझते हैं कि जब सेम साइन हो तो ऐसी 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब ऑल्टरनेट साइन हो यानी एक प्लस और एक माइनस तो ऐसी 2 इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन अल्फा एंड इक्वेशन बीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन अल्फा एंड इक्वेशन बीटा। एडिंग इक्वेशन अल्फा एंड इक्वेशन बीटा। तो दोनों इक्वेशन को अब हम ऐड करेंगे। माइनस का y, शहीर कहते हैं सर, क्या हुआ बेटे, शहीर बेटे क्या बात, पिछली स्लाइड लेंगे, पिछली स्लाइड है, पिछली स्लाइड आपके लिए आ गई। कंप्लीट है, शहीद बेटे कंप्लीट है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या था जी,
एडिंग इक्वेशन अल्फा एंड इक्वेशन बीटा, प्लस का y माइनस के y को कैंसिल कर देगा, 5x में 2x को ऐड करेंगे 7x प्लस 7, ये आ गया -7, डिवाइड कर दिया 7 के साथ, कैंसिलेशन, द वैल्यू ऑफ x इज -1। इस x की वैल्यू -1 को इक्वेशन अल्फा या बीटा में कहीं भी हम पुट कर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इस x की वैल्यू -1 को इक्वेशन अल्फा में इस x की जगह पे पुट कर दिया और मल्टीप्लाई किया तो -5 माइनस y प्लस 9 माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस का 4 राइट साइड पे ले जाए, माइनस 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 कैंसिल हो जाए, तो y इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर यहाँ पे जो बनता है, hence the required point is x comma y is equal to -1 comma 4, x comma y is equal to -1 comma 4। Hence the required point is x comma y is equal to -1 comma 4। x comma y is equal to -1 comma 4 हमारा आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आई होप के तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में आ गया। ताहिर, खिजर, शहीर, बिलाल, शाहजेब, अशद, तमाम स्टूडेंट को बेटे क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट को समझते हैं। ए एंड बी आर द फिक्स पॉइंट। कह रहा है ए और बी जो है वो फिक्स पॉइंट है। अब पॉइंट पी मूव, कह रहा है लेकिन जो पॉइंट पी है वो फिक्स पॉइंट नहीं है, ये मूव कर रहा है। भाई ए और बी फिक्स पॉइंट है और कहता है जो पॉइंट पी है ये फिक्स नहीं है। पॉइंट पी जो है वो मूव मतलब मूव कर रहा है, तो जो पॉइंट मूव करता है उसे हम कहते हैं मूविंग पॉइंट। तो ऐसी बात है, जो पॉइंट मूव करेगा उसे हम कौन सा पॉइंट कहेंगे? मूविंग पॉइंट कहेंगे। मूविंग पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जो चेंज होता है, और जहां पे हम चेंज की बात करते हैं वहां पे हम वेरिएबल को यूज करते हैं। तो मूविंग पॉइंट का मतलब है ऐसा पॉइंट जिसमें x और y हो। मूविंग पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जो कि मूव कर रहा हो, जो अपने आप को चेंज कर रहा हो। तो जहां पे चेंज की बात होती है वहां पर हम वेरिएबल को यूज करते हैं, तो इसे मूविंग पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम वेरिएबल पॉइंट भी कहते हैं, इसे हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, इन्हें हम पॉइंट भी कहते हैं। साइड दैट, आगे चलते हैं। साइड दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज 8 स्क्वायर यूनिट। लेकिन जी एरिया ऑफ ट्राइंगल 8 स्क्वायर यूनिट, एरिया का जिक्र आ गया। मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लाजमी तौर पर अप्लाई किया जाएगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है जी फाइंड द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन कहा गया है, कोऑर्डिनेट्स नहीं कहा गया। कोऑर्डिनेट्स अगर कहता तो हम x और y दोनों मालूम करने होते। इक्वेशन इसने कही तो इसका मतलब है कि सिंपल हमें इक्वेशन बनानी है। भाई किसकी इक्वेशन बनानी है? ऑफ द लोकस। लोकस का मतलब है डायरेक्शन। लोकस का मतलब है डायरेक्शन। लोकस का मतलब है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ P, लोकस ऑफ P का मतलब है डायरेक्शन ऑफ P।
डायरेक्शन ऑफ पी का मतलब यह है कि जो पॉइंट पी है उसकी हमें डायरेक्शन बतानी है, और किसी भी पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो उसके इक्वेशन से हमें पता चलती है। इस क्वेश्चन में ये जो पॉइंट पी है इसको वो मूविंग पॉइंट कह रहा है, और इस पॉइंट पी की हमें डायरेक्शन बतानी है, और किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन हमें उसकी इक्वेशन से समझ में आती है कि इक्वेशन आया उसकी क्या आएगी। तो यहाँ पर हमें सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2, तीसरे पॉइंट को x3 y3 सपोज कर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई करने के बाद कोई आंसर हमें नहीं मिलेगा बल्कि एक इक्वेशन मिल जाएगी, और वही इक्वेशन एक्चुअल में हमारा आंसर भी होगा। आई होप ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। सॉल्यूशन में अगर हम सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पी। जो फर्स्ट पॉइंट है उसे x1 y1 सपोज करें, सेकेंड पॉइंट को x2 y2 सपोज करें, थर्ड पॉइंट को x3 y3 सपोज करें। डेल्टा उसने हमें 8 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। नेक्स्ट लाइन में वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखें, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर कर एक इक्वेशन आप बनाएं, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन अल्फा बनाई थी। इसी तरह से आप यहाँ पर एक इक्वेशन खुद से आप बनाएं और मुझे बताएं कि वो इक्वेशन क्या आ रही है। इक्वेशन आप खुद से बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि इक्वेशन का आंसर क्या है। We know that delta is equal to half x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। 8 इज इक्वल टू हाफ 2 3 1 3 5 1 x y 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 16। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, 2 को लिखकर रो कॉलम छोड़ दें, 3 को लिख के रो कॉलम छोड़ दें, और 1 को लिखकर रो कॉलम को छोड़ दें। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, 5 1 जा 5 माइनस वाई 3 माइनस एक्स 3y माइनस 5x। 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 1 से ही मल्टीप्लाई करें। 10 माइनस 2y 9 माइनस 9 प्लस 3x और 3y माइनस 5x माइनस 2x। 3y में से 2y को निकाल दें तो y है, 10 में से 9 को निकाल दें तो 1 है, और प्लस का 10 में से 9 को निकाल दें तो 1 है, प्लस का 16 माइनस के 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्लाइड में आखिर के 2 से 3 स्टेप्स आपको फिर मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में 2 से 3 स्टेप्स आपको फिर मिल जाएंगे।
लेकिन लास्ट के 3 स्टेप्स यहाँ पर मिल रहे हैं आपको और इक्वेशन बन रही है 2x माइनस वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0। भाई यही हमारा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वेशन के बारे में कहा गया था, तो इक्वेशन हमने बना ली है, यही हमारा फाइनल आंसर भी है, यही हमारा रिजल्ट। टू एक्स माइनस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0 बिल्कुल सही इक्वेशन है, यही आंसर है। और यहाँ पे जो आंसर हमें आया है वो लीनियर इक्वेशन आई है, और लीनियर इक्वेशन हमें बताती है कि इस पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज लाइन। खैर लिखने की ये जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन हमने बना दी है, यही हमारा आंसर। इसके बाद हम आई होप कि तमाम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया। समीर, बेजाद, शाजेब, बिलाल, अशर, खिजर, अशर, शहीर, ताहिर, तमाम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सिंपल आपने इक्वेशन ही बनानी थी, तो इक्वेशन बन गई, तो यही हमारा आंसर भी बन गया। अब हम इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पोर्शन के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इस क्वेश्चन पर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें, अब क्वेश्चन की लॉजिक को समझें। क्वेश्चन में 15 में कहता है डी ई एफ आर दी मिड पॉइंट्स। लो भाई, क्वेश्चन में मिड पॉइंट का जैसे जिक्र आया मेरे जहन में कौन सा फार्मूला आ गया, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला हमारे जहन में आ गया। इस मिड पॉइंट फार्मूले को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, यानी x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और फिर कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से भी इस फार्मूले को लिखा जा सकता है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जैसे ही क्वेश्चन में मिड पॉइंट का जिक्र आया मेरे जहन में फौरन मिड पॉइंट फार्मूला आ गया और मैं समझ गया कि इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फार्मूले से हेल्प ली जाएगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम एनालाइज भी करते जाए। अच्छा जी, ये मिड पॉइंट जो है किसके मिड पॉइंट्स हैं? आगे कहता ऑफ द साइड्स, साइड्स के मिड पॉइंट बी सी ए और ए बी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये है कि डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो सी ए का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट। उसने कहा साइड्स। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये साइड्स किसकी, आगे चलते हैं। रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ट्राइंगल की बात की जा रही है, यानी कि ये जो डी ई एफ है ये एक ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट हैं। शो एनालिटिकली, शो एनालिटिकली का मतलब यह है हम खुद से एनालाइज करेंगे, खुद से सपोज करेंगे पॉइंट्स को और इस बात को प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये हमें प्रूव करना है। अब पॉइंट्स को कैसे सपोज करना है उसके लिए तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करें। इस क्वेश्चन में डायग्राम का बनाया जाना जरूरी होगा। हम पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया लेफ्ट साइड पर, एक पॉइंट हमने लिया राइट साइड पर और एक पॉइंट हमने ले लिया वाई एक्सिस पर। इस तरह से 3 पॉइंट हम ले रहे हैं और हम ये बात जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर जब आप कोई डिस्टेंस ओरिजिन से कवर करेंगे तो यहां तक कोई ना कोई डिस्टेंस तो जरूर होगा। अब वो डिस्टेंस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। हमें वो डिस्टेंस मालूम नहीं है, हमने उसे ए का नाम दे दिया। लेकिन एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट चूंकि एक्स एक्सिस पर है यानी हमने वर्टिकल कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसलिए यहां पर सेकंड जो वैल्यू है वो 0 होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो होगी बट वाई 0 होगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड पर अगर आप चलते हैं तो एक्स एक्सिस पर कोई ना कोई डिस्टेंस तो जरूर होगा। वो डिस्टेंस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। हमने उस डिस्टेंस को ए सपोज कर लिया और उसके साथ नेगेटिव भी लगा दिया ताकि ये बात पता चल जाए कि ये लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है, वर्टिकल कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया गया तो वो 0 हो गया। अब ऊपर आ जाए। अब ये पॉइंट चूंकि वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस पर हमने वर्टिकल डिस्टेंस तो कवर किया है, हॉरिजेंटल कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसलिए x की वैल्यू 0 होगी और वर्टिकल डिस्टेंस हमने यहाँ पे b सपोज कर लिया। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। तो ये ट्राइंगल बन रही है। पहला पॉइंट -a,0 हमारे पास बना है, -a,0 बना, फिर हमने b पॉइंट लिया जो कि हमारे पास क्या बना a,0, फिर हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिया c जो कि हमारे पास क्या बना 0, b हमारे पास बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। भाई बहुत आसान सी बात यह है कि आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक पॉइंट ये बनाया, एक ये बना दिया, ये बना दिया। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वाई पे कोई नहीं है इसलिए एक्स पे 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे भी एक्स जो है वो 0 बनेगा। वाई पे हमारा एक पॉइंट जो है वो बनता है 0, b बनता है क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस तो कवर किया गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं किया गया। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट आपके पास बन गए हैं। यहाँ पे राइट साइड पर a,0 क्यों लिया है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो है, वर्टिकल नहीं है, तो वर्टिकल के लिए 0 आ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है, a सपोज कर लिया। लेफ्ट साइड पर डिस्टेंस हो सकता है एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है, तो वर्टिकल में y 0 आ गया। और यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, a ले लिया, माइनस लगाया क्योंकि लेफ्ट साइड पर है। वर्टिकल डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो वर्टिकल डिस्टेंस में चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कोई नहीं है तो वो पहले 0 हो गया। वर्टिकल डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है ऊपर, हमने सपोज कर लिया वो b है। अब हम इस बात को समझते हैं कि DEF जो मिड पॉइंट है वो कैसे बन रहे हैं। D मिड पॉइंट है BC का, तो ये BC का मिड पॉइंट D आ गया। E जो है वो CA का मिड पॉइंट है, ये E जो मिड पॉइंट आ गया। और F जो है वो AB का मिड पॉइंट है आपके पास। इस तरह से ये DEF देखें एक और ट्राइंगल बन रही है। बिलाल बेटे एक और ट्राइंगल DEF भी यहाँ पे बन रही है जिसके बारे में उसने कहा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो लेफ्ट और राइट दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। सर बी की जगह ए लिखा गया, ए लिख सकते हैं क्या अगर सेम ही डिस्टेंस है? लेकिन यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है कि सर एक्स एक्सिस पर आपने ये लिया, लेफ्ट पे आपने माइनस ए लिया, तो आप यहाँ पे 0, a भी लिख सकते हैं। लेकिन जी 0, a हमने वाई एक्सिस पर इसलिए नहीं लिखा ताकि ये बात ज़रा वाज़ेह हो जाए कि वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो बी हमने वाई एक्सिस पर अलग डिस्टेंस बनाया है, इसी वजह से हमने उसे बी का नाम दिया है ताकि ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस से हमें अलग नजर आए। एक बात यहाँ पर और समझ लें, आप शायद ये समझ रहे हैं कि ये ए है और ये माइनस ए है, तो ये डिस्टेंस दोनों सेम हो सकते हैं, डिस्टेंस दोनों अलग अलग हो सकते हैं। बस नेगेटिव साइन ये बताता है कि लेफ्ट साइड की डायरेक्शन की बात है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब तो हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें मालूम करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में हम आगे मूव कर रहे हैं। सॉल्यूशन में वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया का फार्मूला लिखकर वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करने के बाद डिटर्मिनेंट को बेटे एक्सपेंड करना है और हमारा रिजल्ट यहाँ पे बनता है a इंटू बी। ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए बी का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारा बन गया a इंटू बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास बन गया a इंटू बी। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बनाएंगे, या एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डी ई एफ मालूम करें। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ मालूम करेंगे, लेकिन डी ई एफ के लिए हमें डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करने पड़ेंगे और उसके लिए हम मिड पॉइंट फार्मूले से हेल्प लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी के साथ तमाम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए इंटू बी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ए इंटू बी है। तमाम स्टूडेंट्स तेजी के साथ इसे नोट डाउन कर लें। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डी के कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स और एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स, ई के कोऑर्डिनेट्स और एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम किए जाएंगे। ताहिर, बिलाल और बेजाद। बिलाल बेटे आगे मूव कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ताहिर, बिलाल, बेजाद, कंप्लीट है? ओके, ताहिर ने कहा कंप्लीट है। बिलाल ने कहा सर वेट, जल्दी से बिलाल बेटे बेदर्जी के साथ नोट डाउन कर लें ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर जाए और इस क्वेश्चन को भी आज ही हम कंप्लीट कर लें।
आगे मूव कर रहा हूं। बिलाल बेटे कंप्लीट है। बिलाल बिलाल ने कहा कंप्लीट है, आगे मूव किया मैंने। नेक्स्ट स्लाइड में आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालना है यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। जो डी है वो बी और सी के दरमियान में है बेटे। मिड पॉइंट फार्मूला मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है ताकि क्वेश्चन जरा जल्दी सॉल्व हो जाए। a प्लस 0 a ही होगा और 0 प्लस बी होगा। तो डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है कैलकुलेशन। उसके बाद हम ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ए और सी के दरमियान मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हुए -a प्लस 0 और 0 प्लस बी। तो ये आपके पास डी और ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। डी के कोऑर्डिनेट्स और ई के कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम एफ के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे और उसके लिए हम ए और बी के दरमियान में मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। डी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के बाद ई के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम किए हैं। बेटे डी और ई के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के बाद अब हम आगे एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे और एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हम ए और बी के दरमियान में मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। आगे मूव कर रहा हूं। बिलाल, हंजुला, बेजाद, अशर, इब्राहिम, ताहिर बेटे कंप्लीट है। एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं अब हमें। डी ई के बाद एफ के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। डी और ई के बाद एफ के कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। बिलाल कंप्लीट है बेटे। बिलाल कंप्लीट है। ओके जी, अब उसके बाद हम वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसके जो मिड पॉइंट फार्मूले से कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0,0 है। अब हम इसका एरिया निकालने जाएंगे डी एफ का और उसके लिए जो डी है उसे x1 y1, ई को x2 y2 और एफ को हम x3 y3 लेंगे। वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, D x1 y1, E x2 y2, F x3 y3। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला अप्लाई किया जो कि आपके सामने मौजूद है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ अगर आपके पास कंप्लीट हो जाए तो मैं स्लाइड को चेंज कर दूंगा और ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ये नेक्स्ट स्लाइड पर भी आपको नजर आ जाएगा। एफ के कोऑर्डिनेट्स आपके कंप्लीट हो गए तो मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पर भी लिखा हुआ इसी पैटर्न पर नजर आ जाएगा। ये आगे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर हमने जो डिटर्मिनेंट को बेटा एक्सपेंड करना है वो थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना है, इसलिए ये पहला भी 0 हो जाएगा, दूसरा भी 0 हो जाएगा और 1 लिखकर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें। शहीर ने कहा सर लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड आ गई बेटे, ये नोट कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी मिल जाए। शहीर बेटे ये फर्स्ट पोर्शन नोट कर लें, सेकंड पोर्शन आपको नेक्स्ट स्लाइड पर भी मिल जाएगा। ये आपके पास है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस तेजी से सॉल्व कर रहे हैं हम इसको।
कि डिटर्मिनेंट को जो एक्सपेंड करना है वो हमने थर्ड रो से एक्सपेंड करना है, ताकि पहला 0 हो गया, दूसरा 0 हो गया और 1 लिख के 1 के कॉलम और रो को छोड़ दिया, तो 4 एलिमेंट आपको मिल गए और इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ए बी अपॉन 4 प्लस ए बी अपॉन 4 और बाहर हमारे पास आ। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट को लास्ट रो से एक्सपेंड किया है और लास्ट रो से एक्सपेंड करने के बाद ए बी अपॉन 4 प्लस ए बी अपॉन 4, अब यहाँ पे 4 इसका एलसीएम में आ जाएगा। अच्छा, ये जो स्लाइड आपके सामने मौजूद है, इसका फर्स्ट पोर्शन अगर आप कंप्लीट कर लें तो मैं स्लाइड को चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये पोर्शन जो है सेकंड पोर्शन वो आपको मिल जाए। शाहजेब कहते हैं कि सर लास्ट रो से क्यों किया? भाई लास्ट रो से इसलिए किया ताकि दो रिजल्ट हमें डायरेक्ट 0 मिल जाए। शाहजेब बेटे बात समझ में आ रही? दोनों लास्ट रो से इसलिए किया ताकि दो आंसर हमें डायरेक्ट 0 मिल जाए और हमें सिर्फ 1 से एक्सपेंड करना पड़े, हमें बाकी जरूरत नहीं। लेकिन उसके बाद मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ और जो फर्स्ट पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाए तो ये जो सेकंड पोर्शन है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पर अगेन मिल जाएगा। बिलाल कंप्लीट है बेटे? फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट है? बिलाल पीछे रह जाते हैं थोड़ा सा। ओके जी, आपने कहा कंप्लीट है, पोर्शन को चेंज किया, ये आपके पास सेकंड पोर्शन आ गया है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये हमने लास्ट रो से इसको एक्सपेंड किया। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लिया, ये बन गया 2ab अपॉन 4, 2 से 2 बेटे कैंसिल हो गया, ab अपॉन 4 आ गया। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल DBCR। इन दोनों रिजल्ट्स को इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 4 से बेटे 4 कैंसिल हो जाए, a इंटू बी इज इक्वल टू a इंटू बी आ जाएगा, हैंस प्रूफ, और यही हमारा रिजल्ट भी प्रूफ भी हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन आज के लेक्चर में नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। कुछ नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हम सैटरडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हम 3.2 का सेकेंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स का यहाँ तक अगर कंप्लीट हो जाए तो मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट को अल्लाह हाफिज है। अच्छा जी, ताहिर कहते हैं कि सर नॉन ऑफिशियल टेस्ट भी रख लें। चलें जी, रख लेते हैं, मैथ्स का 2.2 का टेस्ट रख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, सर समीर ने कहा 3.1 नहीं जी, 3.2 के बाद हम 3.1 की तरफ जाएंगे, 3.2 के बाद हम 3.1 की तरफ जाएंगे। समीर बेटे 3.1 के बाद 3.2 के बाद हम 3.1 की तरफ जाएंगे। और तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।